स्टूडेंट, मैं हूं वीर सिंह। आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और आपके बीच में मैं पुनः उपस्थित हूं और जब भी मैं आता हूं तो कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेशल लेकर आता हूं। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग जो है कक्षा 11 भौतिक विज्ञान मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण जो है ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको मात्रक और मापन के बारे में बताया था कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो पदों की आवश्यकता होती है। एक होता है आंकिक मान और दूसरा होता है मात्रक। जैसे हमने आपको बताया था कि 6 फीट या 7 मीटर, 6 जो है उसका आंकिक मान है, मीटर जो होता है उसका वो मात्रक होता है, फीट भी उसका मात्रक होता है। इसी तरह से मान लीजिए अगर हम किसी लिक्विड वाले वस्तु को हम मापें, जैसे 10 लीटर हुआ, 20 लीटर हुआ, तो लीटर उसका मात्रक है और जो 10 है अथवा 20 है वो आंकिक मान होता है। ठीक है, तो ये हम लोग कल पढ़े थे। और साथ ही साथ जो है आपको बताया गया था, मूल राशियाँ बताए थे कि वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। जिसमें आपको 7 मूल राशियों के नाम बताए थे: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की आणविक मात्रा और एक आपका था ज्योति तीव्रता। ठीक है, ये 7 मूल राशियाँ थी, जिसमें से आपको बताया गया था कि 6 मूल राशियों का ही इस्तेमाल भौतिक विज्ञान में होता है। जो 7वीं मूल राशि है पदार्थ की आणविक मात्रा, उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, रसायन विज्ञान में करते हैं। उसके बाद हम लोग बताए थे आपको कि मूल मात्रक बताए थे, तो हमने कहा था कि मूल राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। एम्पियर, विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है। इसी तरह से आपका पदार्थ की आणविक मात्रा का मोल होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है। तो ये मूल मात्रक होते हैं। इसके अतिरिक्त आपको पूरक मात्रक बताया गया था और पूरक राशियाँ। पूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन होते हैं। कोई आपसे पूछे कि पूरक मात्रक क्या होता है तो आप बताएंगे रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन जो होता है वो कोण का मात्रक होता है और स्टेरेडियन जो होता है घन कोण का होता है। ये कोण और घन कोण जो होते हैं यही पूरक राशि होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ दूरी मापने के लिए कुछ हम लोग छोटी इकाइयों का इस्तेमाल किए थे। जैसे आपका माइक्रोन हमें बताया था। माइक्रोन में हमने बताया था कि यह 1 मीटर के 10 लाख में भाग के बराबर होता है और 1 माइक्रोन बराबर लिखवाए थे 10⁻⁻6 मीटर। और हमने ये भी बताया था कि 1 मीटर बराबर अगर माइक्रोन लिखना होगा तो 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। फिर हमने एंगस्ट्रॉम की परिभाषा बताया था और एंगस्ट्रॉम की परिभाषा में हमने बताया था कि 1 मीटर के 10 अरबवें भाग के बराबर होता है। यह 1 मीटर के 10 अरबवें भाग के बराबर होता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर था आया था 10⁻−10 मीटर, लेकिन जब 1 मीटर की बात होगी तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। और अगला जो है इसमें मापन की प्रणालियाँ भी जान लेते हैं। मापन की प्रणालियाँ, ये भी हम लोग जान लें। मापन की प्रणालियाँ, मापन की प्रणालियाँ क्या होती है? यूनिट्स ऑफ सिस्टम। यूनिट्स ऑफ सिस्टम यानी मापन की प्रणालियाँ क्या होती हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, मापन की प्रणालियाँ मापन की जो प्रणालियाँ होती हैं या कर सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट कर सकते हैं। मापन की जो प्रणालियाँ होती हैं ये 3 प्रकार की प्रणालियाँ निकल कर आती हैं। एक आपका होता है, पहला जो है CGS होता है। क्या होता है? CGS। इसको हम कहते हैं फ्रेंच सिस्टम, FRENCH, फ्रेंच सिस्टम, SYSTEM। दूसरा होता है MKS। इसको हम क्या कहते हैं? मीट्रिक सिस्टम, SYSTEM, मीट्रिक सिस्टम। और तीसरा होता है FTS। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश सिस्टम, SYSTEM। ध्यान दीजिएगा, ये मापन की 3 प्रणालियाँ होती हैं। मापन की ये 3 प्रणालियाँ हैं। पहला होता है CGS, दूसरा होता है MKS, तीसरा होता है APS।
CGS को हम क्या कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम, MKS को मीट्रिक सिस्टम कहते हैं और FPS को हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। अब ये अलग अलग इनको हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे CGS, ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए। कह सकते हैं ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में व समय को सेकंड में मापा जाता है। यानी ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, ऐसी प्रणाली को क्या कहते हैं, CGS प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा समझने का प्रयास करिए। यानी ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स क्या होता है, ग्राम, S मीन्स क्या होता है, सेकेंड। यानी लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए, ऐसे प्रणाली को हम क्या कहते हैं, CGS प्रणाली। अगला आता है MKS, यानी ऐसी प्रणाली, इसको भी आप लिख सकते हैं, ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई, देखिए अभी हम लोग CGS के बारे में पढ़े थे कि ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई, यानी C मीन्स होता है सेंटीमीटर, G मीन्स होता है ग्राम, S मीन्स होता है सेकंड। यानी सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर की क्या होगा, लंबाई से मतलब है ना। तो ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किसमें मापा जाए, ग्राम में, समय को किसमें मापा जाए, सेकंड में मापा जाता है, ऐसी प्रणाली को हम CGS प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अब MKS प्रणाली की तरफ चलते हैं। M मीन्स होता है मीटर, ध्यान दीजिएगा, C माने सेंटीमीटर और M माने मीटर, G मीन्स ग्राम होता है, K मीन्स होता है किलोग्राम। तो ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में व समय को सेकंड में मापा जाए, तो ऐसी प्रणाली को हम क्या कहेंगे, MKS प्रणाली। तो ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में व समय को सेकंड में मापा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी इस तरह से MKS हो गया। उसके बाद अगला है आता है CGS, क्या नहीं CGS है FPS। तो FPS, तो ध्यान दीजिएगा, F मीन्स होता है जैसे C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स होता है ग्राम और S मीन्स सेकंड होता है। इसी प्रकार देखेंगे तो M मीन्स मीटर होता है, K मीन्स किलोग्राम होता है और S मीन्स सेकंड होता है। ऐसे F मीन्स होता है फुट, P मीन्स होता है पाउंड और S माने सेकंड। यानी ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, जैसे पाउंड में आप केक वगैरह लाते हैं तो आपको किलोग्राम में नहीं मिलता है, केक हमेशा किसमें मिलता है, पाउंड में मिलता है। और फुट में जैसे मान पाइप वगैरह खरीदने जाते हैं तो 10 फीट कहते हैं, 20 फीट चेक कहते हैं, तो वो फुट होता है। ठीक है, और S मीन्स सेकंड होता है। तो ये लिखेंगे ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को फुट
लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, व समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। इस तरह से ये मापन की प्रणालियां हैं। ये आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। सीजीएस एक बार और समझ लीजिएगा। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। एमकेएस मतलब ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। एमपीएस मतलब ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मापन की प्रणालियां हैं जो हम, और हमें उम्मीद है कि आपको इसे समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अब अगला इसमें हमको पढ़ना है सार्थक अंक। सार्थक अंक हम पढ़ते हैं। सार्थक अंक ध्यान दीजिएगा, सार्थक अंक होता क्या है तो ध्यान दीजिएगा। इसको परिभाषित हम कैसे कर सकते हैं कि उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि के परिमाण को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि के परिमाण को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सार्थक अंक। तो लिखेंगे उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि के परिमाण को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक कहते हैं। उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि के परिमाण को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, अब सार्थक अंक में आप जैसे यहाँ डाल सकते हैं सार्थक अंक क्या होता है। जैसे मान लेते हैं 12.387 में, देखिए ये 12.387 में कितने सार्थक अंक गिन सकते हैं, गणना करिए। 1 2 3 4 5 में 5 सार्थक अंक हैं। 5 सार्थक अंक हैं। 5 सार्थक अंक। ठीक है, इसी प्रकार कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि 0.37508 में अगर हम सार्थक अंक की बात करें तो इनको भी आप गिन सकते हैं। लेकिन देखिएगा ये 0 बने, ये अशून्य अंक से पहले जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। अशून्य, ये अशून्य माने अशून्य का मतलब होता है जो शून्य न हो। जिससे अशून्य अंक क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये सब अशून्य अंक के अंतर्गत है। तो अशून्य अंक के पहले के जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो यहाँ से आप गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 में 6 सार्थक अंक हैं। में 6 सार्थक अंक हैं। सार्थक अंक हैं। ठीक है, अब आइए सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए समझ लेते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम होते हैं।
जैसे कुछ नियमों को मैं पहले आपको सरसरी निगाह से मैं बताते चल रहा हूँ, उसके बाद इसको मैं लिखवाते चलूँगा। सबसे पहले बात करें तो पहला नियम ये कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो नंबर 1 लिखेंगे कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे अभी एक अंक मैं ऊपर, एक एग्जाम्पल मैं ऊपर लिखा था, यानी कोई उसमें शून्य ना हो, कोई भी अंक ले सकते हैं 8, 7, 5.32 में कितने सार्थक अंक, गणना कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 में 5 सार्थक अंक, ठीक है, 5 सार्थक अंक। यानी प्रथम, यानी ध्यान दीजिएगा, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। यानी देखिए इसमें कोई शून्य अंक है, शून्य अंक नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अशून्य अंक। सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। दूसरा नियम लिखते हैं, दो अशून्य अंकों के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। इसका मतलब ध्यान दीजिए, पहला दो अशून्य, पहला तो ये था कि सभी अशून्य अंक, अब देखिए इसमें कहीं शून्य नहीं है। ये जितने अशून्य अंक हैं, यानी वह संख्या जिसमें कोई शून्य ना हो, उसी को हम कहेंगे अशून्य अंक। तो समस्त अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। इसमें कहीं शून्य अंक नहीं था, सारे अशून्य अंक थे, इसमें 5 सार्थक अंक है। दूसरा है कि दो अशून्य अंकों के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। दो अशून्य अंकों के बीच के, जैसे मान लेते हैं 27, 5.008। अब ध्यान दीजिए, दो अशून्य अंकों के बीच के, देखिए दो अशून्य अंक क्या है, एक 8 है, एक 5 है, और इनके बीच के जो भी शून्य होंगे वो सब सार्थक अंक होंगे। देखिए दो अशून्य अंकों के बीच के समस्त शून्य, दो अशून्य अंक इधर एक 8 है, इधर एक 5 है, इनके बीच के शून्य भी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। इसमें गिनिए कितने सार्थक अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में 6 सार्थक अंक है, में 6 सार्थक अंक। ये दूसरा रूल है। पहला रूल यह था कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दूसरा रूल यह था कि दो अशून्य अंकों के बीच के समस्त शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। तीसरा रूल है किसी दशमलव संख्या में प्रथम अशून्य अंक से पहले लगाए गए शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। किसी दशमलव संख्या में प्रथम अशून्य अंक से पहले लगाए गए शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे हम बात करें 0.00375 में, आप बताइए इस रूल के हिसाब से क्या कर रहा है। ये रूल ये कहता है कि किसी दशमलव संख्या में, ये दशमलव संख्या है, किसी दशमलव संख्या में प्रथम अशून्य सार्थक अंक 3 सार्थक अंक हैं। और चौथा देखिए, चौथा क्या है, किसी दशमलव संख्या में
किसी दशमलव संख्या में प्रथम किसी दशमलव संख्या में अंतिम अशून्य अंक के बाद लगाए गए शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, सार्थक अंक होते हैं। ध्यान दीजिए, किसी दशमलव संख्या में अंतिम अशून्य अंक के बाद लगाए गए शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ले सकते हैं 375.500 में 6 सार्थक अंक हैं। थोड़ा सा इसको सरसरी निगाह से एक बार देख लेते हैं, इसके बाद एक नियम और बचा है, तो ध्यान दीजिएगा। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। देखिए, इसमें कहीं भी जीरो नहीं है, ये सब क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। दो अशून्य अंकों के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। दो अशून्य अंक, आपका 5 है, एक 8 है, इनके बीच जितने जीरो होंगे वो सब सार्थक अंक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो 1 2 3 ये अशून्य अंक आप जान ही रहे कि सार्थक अंक होते हैं। जीरो भी मिल गया, 4 अंक गया तो ये मिल जाएगा 6 सार्थक अंक है। किसी दशमलव संख्या में प्रथम अशून्य अंक से पहले, किसी दशमलव संख्या में ध्यान दीजिएगा, प्रथम अशून्य अंक क्या है? यहाँ से आप गिनती करेंगे तो पहला अशून्य अंक क्या मिलेगा? 3। प्रथम अशून्य अंक से पहले जितने भी शून्य लगाएंगे वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इस तरह से में कितने सार्थक अंक है? 3 के पहले जितने शून्य वो सार्थक अंक नहीं है। तो यही से आपका गिनती होगा, तो 1 2 3 में 3 सार्थक अंक है। चौथा है, किसी दशमलव संख्या में अंतिम अशून्य अंक के बाद, ध्यान दीजिएगा, अंतिम अशून्य अंक, इस दशमलव संख्या में अंतिम अशून्य अंक क्या है? 5। अब इसके बाद लगाए गए शून्य सार्थक अंक होते हैं। इसके बाद जितने शून्य लगेंगे वो सब सार्थक अंक हो जाएंगे। गणना करिए, 1 2 3। अब चूंकि अंतिम अशून्य अंक 5 था, 5 के बाद जितने भी शून्य होंगे उनको भी गिनेंगे, तो 3 ये और 3 ये, 3 3 मिलके 6। और लास्ट नियम आता है कि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 10 की घात वाली संख्या से गुणा कर दें तो उसका प्रभाव सार्थक अंकों की संख्या पर नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिए, यदि किसी लास्ट नियम यह है कि यदि किसी संख्या में 10 की घात वाली संख्या से गुणा कर दें तो उसका प्रभाव सार्थक अंकों की संख्या पर नहीं पड़ता है। जैसे हम बात करें, अगर 3.75 गुणे 10 के पावर 3 हो, ध्यान दीजिएगा, 3.75 गुणे 10 के पावर 3 है, तो अब ये नहीं है कि 10 के पावर 3 तो मतलब 1000 होगा, और 1000 से आप गुणा करेंगे तो इसका जो सार्थक अंक बढ़ जाएगा। यानी अगर हम 1000 से गुणा करें तो इसको हम क्या लिख सकते थे? 375 है ना, और 1000 से गुणा करोगे, 3 जीरो बढ़ाओगे और 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे। जब 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो अब इसकी संख्या गिनेंगे तो चूंकि दशमलव के बाद अंतिम अशून्य अंक के बाद लगाए गए शून्य सार्थक अंक होते हैं, तो अंतिम अशून्य अंक के बाद जितने शून्य होंगे सब सार्थक हो जाएंगे। तो 3 3 मिल के 6 हो जाएगा, जो कि गलत है। ये कह रहे हैं कि किसी संख्या में 10 की घात वाली संख्या से अगर गुणा करते हैं तो उसका प्रभाव सार्थक अंकों की संख्या पर नहीं पड़ता है। यानी 10 के पावर 3 मतलब 1000 से इसमें गुणा आपको नहीं करना है, गुणा ही करना ही नहीं है। आपको 10 की घात वाली संख्या मतलब जीरो मानना है,
नगण्य मान लेना है। इसको खत्म करिए तो कितने सार्थक अंक है? 3, 1 2 3 में लिख देंगे 3 सार्थक अंक है, में 3 सार्थक अंक हैं। इस तरह से आप गणना करते हैं, सार्थक अंक है। अगर कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4.875 गुणे 10 के घात -4। ध्यान दीजिएगा, अगर ये भी है 4.875 गुणे 10 और -4, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सार्थक अंक हैं, या अगर हम प्लस ही लिखते हैं, प्लस कर देते हैं और पूछा जाए कितने सार्थक अंक हैं, तो 10 के घात वाली संख्या का मतलब कुछ नहीं, जो उसके पहले वाला अंक है उसी को बस आपको गिनना है। कितने सार्थक अंक है? 1 2 3 4। इस तरह से इसमें कितने सार्थक अंक है? 4 सार्थक अंक है, में 4 सार्थक अंक है। इस तरह से हमने सार्थक अंक की परिभाषा बताया और सार्थक अंक ज्ञात करने के क्या नियम होते हैं, और इसके पहले मैं मापन की प्रणालियाँ भी बताया हूँ। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो भी बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट्स करिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, थैंक यू।